हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की जो चैप्टर है नियंत्रण समन्वय की सभी लघु उत्तरीय प्रश्न की। बेटा ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके पूरे आने के चांसेस हैं। तो आज की क्लास में हम नियंत्रण समन्वय वाला जो चैप्टर है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे अभी नहीं आए हैं सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। और इसके पीछे की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, तो जिस भी बच्चे ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप सभी बच्चे उस क्लास को देख लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है कि तंत्रिका तंत्र के किसके तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन से। तंत्रिका तंत्र का मतलब बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो इस तंत्रिका तंत्र के जो मुख्य घटक, या हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक या जो तंत्रिका तंत्र है ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं। आंसर क्या लिखोगे बेटा, तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक या मुख्य कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं और यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, एक मानव का जो नर्वस सिस्टम है, पूरी हाथ में पैर में, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो भाग है, पूरी बॉडी में हमारी किसका, तंत्रिकाओं का, है ना, नर्वस का एक नेट होता है। क्या होता है, तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जो सूचनाओं को, है ना, जो भी कार्य करते हैं, हमें चोट यहाँ लग गई, महसूस हमारा कार्य उसके ब्रेन करता है, तो ये सभी जो होता है ये तंत्रिका। तो ये तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य घटक या मुख्य कोशिका बोले कि देखो कोई भी एक अंग है, उसका जो निर्माण है वो उत्तक से, टिश्यू से, है ना। तो तंत्रिका कोश का मिलकर तंत्रिका टिश्यू बनाया, तंत्रिका टिश्यू मिलकर तंत्रिका अंग बनाया, और तब बहुत सारे तंत्रिका अंग मिलकर क्या कर दिए, एक तंत्रिका तंत्र का फॉर्मेशन कर दिए। तो यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य घटक होता है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स को, या उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो या तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होती है ये तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक होते हैं, यानी एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी ये संरचना देने का कार्य, यानी एक सिस्टम को बनाने का कार्य, साथ साथ इनके अंदर फंक्शन भी होते हैं। ठीक है। अगला, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। अनाक्षिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और अनाक्षिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर हो गया, लार आना, है ना, वमनी किस भाग से नियंत्रित करते हैं। यानी कि जो हमारा ये ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग है जो इन सभी कार्यों को संपन्न करता है। देखो आप सभी को पता है बेटा, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये जो हमारा मस्तिष्क है ये हमारा एक महत्वपूर्ण यानी कि कोमल अंग है, और ये खोपड़ी के मस्तिष्क कोष में सुरक्षित होता है। यानी कि जो हमारा ये कपाल गुहा, क्या कहते हैं, जिसको हम कपाल गुहा कहते हैं, हमारा जो ब्रेन है नहीं, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कपाल गुहा में सुरक्षित होता है। कहाँ सुरक्षित होता है, ये कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। ठीक है। और मस्तिष्क का भार जो लगभग कितना होता है, 13 से 1400 ग्राम, तथा मनुष्य में इसका आयतन 12 से 1500 सीसी होता है, और ये चारों ओर से तिहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन की बात करें ना, मानव मस्तिष्क की बात करें, तो ये लगभग जो 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगर इसके आयतन की बात करें तो ये 1200 से 1500 सीसी होता है। ठीक है। और ये चारों ओर तिहरी झिल्ली से, है ना, एक झिल्ली होता है, उससे क्या होता है, कवर होता है। ठीक है। दोहरी झिल्ली, है ना, चारों ओर क्या करता है बेटा, ये दोहरी झिल्ली से, है ना, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका, मध्य झिल्ली को जाल नालिका तथा भीतरी झिल्ली को पृष्ठ तानिका कहते हैं। कि तेरह यानी 3 झिल्लियों से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका, मध्य झिल्ली को जाल नालिका तथा भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका कहते हैं। ठीक है। और मृदु तानिका में रुधिर कोशिकाओं का एक सघन जाल होता है। इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क को भोजन, O2 मिलती है,
मृतनिका एवं जालनिका के मध्य तथा मस्तिष्क की गुहा में एक श्रृंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क में द्रव्य भरा रहता है, ये बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, और बेटा मस्तिष्क के अंदर कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे क्या आता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और डायनोसेफलियन। यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा कितने प्रकार का होता है, जो ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन हमारे 3 है ना, जो हमारा मस्तिष्क होता है 3 भागों से मिलकर। पहला है अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग ग्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और डायनोसेफलान होता है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क का मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है और यह भाग मस्तिष्क के मेरुरज्जु से जुड़ता है। जो हमारा मिडल ब्रेन है, जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि साइज में क्या होते हैं, छोटे। तो ये अपेक्षाकृत छोटा होता है और यह भाग मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और ये जो भाग होता है, ये भाग क्या करेगा, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से बाइंड करने का काम करता है। इसका अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा ढका रहता है और इसके अंतर्गत चतुष गोलार्ध या कार्पोरा, कॉर्डिज्माइनर तथा क्रूरा सेरबाइन आते हैं। ठीक है, और बेटा तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पूंछ होते हैं, अनुमस्तिष्क होते हैं और मस्तिष्क पुच्छ होते हैं। ठीक है, तो ये मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। तो मगर मुख्यतः भाग करें बेटा, जो मेन हमारा वर्क है, ये जो ब्रेन है ये 3 भागों से मिलकर बना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और इसका जो भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम, और आयतन की बात करेंगे तो 1300 से 1500 ग्राम। ठीक है, चलो अगला देखो, सुषुम्ना की गुहा तथा उसमें, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को हम कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, तो सुषुम्ना की गुहा तथा उसमें पाए जाने वाले द्रव्य का नाम बताइए। सुषुम्ना की गुहा तथा, यानी सुषुम्ना को हम क्या कहते हैं, गुहा। तो सुषुम्ना की गुहा तथा मेरुरज्जु में, या सुषुम्ना की गुहा तथा उसमें पाए जाने वाले द्रव्य का नाम बताइए। उसके अंदर जो पाए जाने वाला द्रव्य, यानी जो मैट्रिक्स होता वो क्या होता है। आंसर क्या लिखोगे कि मेरुरज्जु की गुहा न्यूरोसील कहलाती है तथा इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं। यानी कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड की गुहा को हम कहते हैं बेटा न्यूरोसील, न्यूरोसील कहते हैं। और इनमें जो द्रव्य पाया जाता है ना, जो द्रव्य है उसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य। क्या बोलते हैं, उस द्रव्य को हम कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं। ठीक है, अगला, प्रतिवर्ती क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया ना, रिफ्लेक्स एक्शन, ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और इसको उदाहरण सहित समझाइए। देखो, किसी भी बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया, देखो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है ना, जो स्वचालित, जो हमारा जिस क्रिया को अचानक है ना, वो अचानक घट जा रही है, उस घटना को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो किसी बाह्य, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप, कोई भी उद्दीपन हो तो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली, किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार आना, कांटा चुभते ही पैर का झटक के साथ ऊपर उठ जाना और छींकना, खांसना आदि ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। यानी कि ऐसे क्रियाएं हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है ना, जो अचानक क्रियाएं घट रही हैं, उस क्रियाओं को करने का जो काम कर रहा है वो हमारा ब्रेन नहीं करता, क्योंकि जब तक हमारी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी फास्ट नहीं है कि वो चीजों को निर्णय ले सके। तो ये जो कार्य करता है ये हमारा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना। ठीक है, तो ये करता है। तो अचानक कांटा चुभ गया ना, हम चल रहे हैं, कांटा चुभ गया और हमारा पैर अचानक झटक से उठ जाता है ऊपर की ओर, है ना, हम छींकते, छींक के हम सोच के तो ना छींकते हैं कि हमें छींक आएगी, तो हम सोचे हैं तो छींक आई है ना, हम सोच समझ के खांसते नहीं है। तो जो ये ऐसी अचानक जो क्रियाएं नियंत्रित हो जाती है, जो हो जाती हैं, उनको ही हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, अगला, प्रतिवर्ती क्रिया का क्या महत्व है। ठीक है,
देखो प्रतिवर्ती क्रिया का क्या महत्व है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसका महत्व क्या है ना। ये भी तो हमने यहाँ देखा कि ऐसी क्रियाएं जो अचानक हो रही है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस क्रिया को हम कह रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया। उसको उदाहरण भी देख लिए। अब इसके महत्व क्या होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगी, प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक हैं और जिनके प्रमुख लाभ होते हैं। पहला क्या होगा बेटा, प्रवृत्ति क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है, अतः मस्तिष्क का कार्यभार कम होता है। यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है, ये जो क्रियाएं कर रहा है हमारा मेरुरज्जु कर रहा है ना, हमारा जो हमारा सुषुम्ना है वो कर रहा है। इससे जो हमारे ब्रेन का कार्यभार थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं, जो हमारा जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा ब्रेन करता है। तो ये अनाक्षिक क्रियाओं की होने की वजह से जो कंट्रोल कौन कर रहा है, मेरुरज्जु कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का कार्यभार है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, ये तुरंत तथा तीव्र गति से होती है, अतः संभावित दुर्घटना को रोकने में सहायता मिलती है। साथ साथ ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और ये फास्ट होने की वजह से अगर मान लो कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली है तो उस दुर्घटना को रोकने में सहायता मिलती है, क्योंकि जितना अनैच्छिक क्रिया होगी, जो अनैच्छिक क्रिया घटित हो जाएगी और इस क्रिया के प्रति जो हम कार्य को कर देंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन है ना, जब तक हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन से भी तीव्र सोचने जो कार्य करा रहा है वो कौन करा रहा है, मेरुरज्जु करा रहा है। तो ये इसके दो लाभ होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखो, पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित दो हार्मोन्स के नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित दो हार्मोन्स के नाम लिखिए। यानी जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड के पश्च भाग से जो दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस हार्मोन्स के नाम लिखिए। क्या है उस हार्मोन्स का नाम, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित दो हार्मोन्स के नाम लिखिए, ठीक है। क्या लिखोगे, वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित हार्मोन्स है। यानी बेटा कौन सा, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन नामक दो जो ये हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स किससे, ये हमारे पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से रिलीज होते हैं, है ना। जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड का जो पश्च भाग है, उस पश्च भाग से ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। इन्हें सम्मिलित रूप से पिट्यूटिन भी कहते हैं। और इन दोनों हार्मोन्स को अगर हम सम्मिलित रूप से देखें ना, मिला के देखें, तो ये जो दोनों हार्मोन्स है, इन दोनों हार्मोन्स को हम सम्मिलित रूप से पिट्यूटिन भी कहते हैं। और इनका कार्य क्रमशः वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ भाग में जल अवशोषण को बढ़ाना तथा शिशु जन्म के समय प्रसव वेदना प्रारंभ करना। यानी कि ये जो वेसोप्रेसिन होगा, ये वेसोप्रेसिन का कार्य है कि जो वृक्क नलिका है नहीं, हमारी जो ये वृक्क नलिका है, वृक्क नलिका का जो दूरस्थ भाग है, वृक्क नलिका का जो दूरी वाला भाग है, उस दूरी वाले भाग में क्या करते हैं, जल का अवशोषण कराना। साथ साथ जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स का काम है जन्म के समय, जब शिशु का जन्म हो रहा है ना, किसी भी शिशु का जन्म हो रहा है, तो शिशु के जन्म के समय प्रसव वेदना को प्रारंभ करना। क्या करना, शिशु का जन्म के समय जो प्रसव वेदना होती है, उस प्रसव वेदना को प्रारंभ करना। तो ये दोनों है पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्लैंड के जो पश्च पिंड है, उस पश्च पिंड से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, आप बताओगे दो प्रकार के हार्मोन्स, एक है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। और इनका कार्य है, एक का कार्य हो जाएगा जो वृक्क नलिका का जो दूरस्थ भाग होगा, उस दूरस्थ भाग में जल अवशोषण की क्रिया को कराना, और दूसरे का होगा जब किसी भी माँ प्रेग्नेंट है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और इसमें जब शिशु का जन्म होगा, तो प्रसव क्रिया के पश्चात प्रसव वेदना है ना, जो प्रसव वेदना यानी कि जो दर्द होता है, उस दर्द को प्रारंभ करना।
ठीक। अगला, इंसुलिन का क्या महत्व है और ये कहाँ बनता है? इंसुलिन का क्या महत्व है और ये कहाँ बनता है? और ये कहाँ बनेगा भाई? हमारे बॉडी में बनेगा, क्योंकि बॉडी बॉडी से तो बाहर बनेगा नहीं। तो इंसुलिन का क्या महत्व है और ये कहाँ बनता है? ठीक है, तो देखो इंसुलिन के महत्व को समझते हैं। इंसुलिन ऊतकों, विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग पर नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? विशेषकर जो हमारी मसल्स में जो इंसुलिन है, ये विशेषकर हमारे मसल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करके क्या करता है? कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करता है। यह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। साथ साथ ये जो हमारी लिवर सेल है, ये जो हमारे लिवर सेल है, तो लिवर सेल के अंदर ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और उधर में शर्करा की सामान्य मात्रा लगभग 0.7% होती है। ठीक है, और यह शर्करा से वसा संश्लेषण को भी प्रेरित करता है और यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं में बनता है। यानी कि इंसुलिन कहाँ बनता है? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन, जो ये इंसुलिन हार्मोन्स है, ये कहाँ बनता है, आप बताओगे पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में कहा? जो लैंगर हैंड्स की दीपिकाओं की जो कोशिका है, उसके अंदर जो बीटा सेल होती है, उस बीटा सेल में ही इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है बेटा इंसुलिन का महत्व और ये कहाँ बनता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं और किन्हीं तीन के नाम तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? हम किसे कहते हैं? पादप हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, किन्हीं तीन के नाम तथा कार्यों के नाम, ठीक है, तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखो इथाइलिन एक पादप हार्मोन की सामान्य कार्य करता है। इथाइलिन जो है वो क्या है? एक पादप हार्मोन्स के समान कार्य करता है तथा तने के लिए वृद्धि रोधक है और यह हार्मोन्स केवल गैसीय अवस्था में होता है और यह पादपों के उपापचय का एक प्राकृतिक पदार्थ है। यानी कि इथाइलिन जो हार्मोन्स है, ये जो इथाइलिन हार्मोन्स होता है, एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है और ये तने के लिए वृद्धि रोधक है। इसमें जो तना का क्या है? वृद्धि रोधक है और ये हार्मोन्स केवल गैसीय अवस्था में। ये जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये केवल कैसे पाए जाते हैं? सिर्फ गैसीय अवस्था में। किसमें? सिर्फ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है एब्सिसिक अम्ल के घोल को पत्तियों पर छिड़कने से उनका शीघ्र ही विलयन हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल के घोल को पत्तियों पर छिड़कने से उनका शीघ्र ही विलयन हो जाता है। यानी जैसे ही हम एब्सिसिक एसिड का घोल लेंगे और उस घोल को, है ना, माना बात ये एक प्लांट है, इसमें बहुत सारी पत्ती है ना, अब इनमें हम घोल को डाल दें, इस पत्ती पे हम क्या कर दें? घोल को डाल दें, तो इनका शीघ्र ही क्या हो जाता है? विलयन हो जाता है। ठीक है, यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। साथ साथ ये जो कली निकलती है, उस कली की वृद्धि को, और कली की वृद्धि के साथ साथ उसके उनमें जो बीज का अंकुरण होता है ना, जो बीज का अंकुरण होता है, तो बीजों के अंकुरण को भी रोकता है। ठीक है, यह रंध्रों को बंद करता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। और ये क्या करेगा? जो स्टोमेटा होता है ना, जो रंध्र होते हैं, उसको बंद करता है और जब ये रंध्र को बंद कर देता है, उसके वजह से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, कौन सी क्रिया होती है? जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कुछ पादप जिनको पुष्पन के लिए लंबे दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, एब्सिसिक अम्ल उनके पुष्पन को रोकता है। अब कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्पन के लिए लंबे दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ के लिए
और जिनके पुष्पन के लिए बहुत ज़्यादा लंबे दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, उनके पुष्प को रोकता है और उनकी पुष्पन को रोकता है। ये कौन करेगा, एब्सिसिक अम्ल करता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चे जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सॉरी 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इस चैप्टर के जो भी मैंने आज की क्लास के 8 क्वेश्चन कराई हूँ, आप सभी बच्चे को ये 8 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पूछे हुए हैं। ठीक है, और आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस कुछ टफ नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल ईजी है और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे भी नहीं पूछे जाते। एक नॉर्मल जिस लेवल से आपका क्लास है उसी लेवल से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये जितने भी क्वेश्चन आज के वो समझ में आए होंगे। और तो बस आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।